नहीं, देश को अब बदला लेना चाहिए, काफ़ी देर हो चुकी है। पता नहीं हम लोग जो है निश्चिंत हो जाते हैं। हमने ठोका उनको, उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक करी, वो काफ़ी नहीं रही, कुछ महीने ही काम करी। उसके बाद उन्होंने दुस्साहस फिर किया पुलवामा में, हमने ठोका अच्छी जोर से बालाकोट में। तो साहब बात ऐसी है कि ये जो मुल्क है ये दुस्साहस कर रहा है और अब समय आ गया है कि हम ये कार्रवाई करें। नंबर 1, सीज फायर जो पाकिस्तान के साथ है तुरंत खत्म कर देना चाहिए। नंबर 2, हमको जैसे हम पहले हिट बैक कर रहे थे लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, इंटरनेशनल बॉर्डर के पार, हमको पाकिस्तान को पलटवार करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर घुस के, घर में घुस के चोट पहुंचानी चाहिए ताकि पाकिस्तान के लिए ऐसी हरकतों के लिए कीमत और दर्जे हरारत बढ़ाई जाए। और पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि अगर उसकी ऐसी नाजुक इकोनॉमिक हालात में युद्ध हो गया तो पाकिस्तान एज अ मुल्क हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा, डूब जाएगा। 2 टके का मुल्क, ना कोई औकात, ना कोई इनकी कोई काबिलियत, और भीख का कटोरा मांग के दुनिया भर में घूम रहे हैं। भारत सुखी है, भारत दुनिया में आगे बढ़ रहा है, 5वीं इकोनॉमी मर गया है। तो जलकुकड़ी के मारे ये लोग तो जलन के, ईर्ष्या के मारे जल भुन गए हैं और हर चीज़ करेंगे हमको तंग करने के लिए। अब थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त किया जा सकता है कि तुम मर रहे यार, मरे हुए को हम मारना नहीं चाहते, लेकिन जब आप सर पे चढ़ना शुरू हो जाओ तो उतारना भी हमको आता है। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। जहां एक और भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और पाकिस्तान के मंत्री बिलावल भुट्टो भारत का सफ़र कर रहे हैं, वहीं हमारे 5 जवान शहीद हो जाते हैं एक आतंकवादी हमले में। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ GD बख्शी सर मौजूद हैं, उनके साथ जुड़ते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे 5 जवान आतंकवादी हमले में परम बलिदान दे देते हैं और भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्री को इस वक्त अपने देश में बुला रहा है, G20 में उनका सम्मान कर रहा है। ऐसे में जनता के मन में क्या गुस्सा है इस चीज़ को लेकर कि हमारे जवान एक और आतंकवादी हमले में शहीद हो रहे हैं और दूसरी ओर एक मंत्री आ रहे हैं उसी देश से जहां से आतंकवादी आते हैं? देखिए, मैं बहुत मेरे को पर्सनली बहुत ठेस लगी है ये जो हमारे बेचारे जवान शहीद हुए हैं, वो भी 9 पैरा कमांडो के, एक पलटन जिसके साथ मेरा निजी बहुत गहरा संबंध है, जो मेरे नीचे ऑपरेट कर चुकी थी जब मैं GOC रोमियो फोर्स था। ये हमारी सबसे आला और तगड़ी पलटनों में से एक है और इसके 5 जवानों की शहादत बहुत बहुत ठेस पहुंची है मेरे दिल को। और अफसोस ये है कि हम लोग अभी कर्नाटका की इलेक्शन में पूरा देश बिज़ी है। हम लोग SCO के समिट्स और G20 कर रहे हैं, तो कोई शायद नहीं चाहता कि ये जो सेलिब्रेटरी मूड है ये किरकिरा हो, इसलिए कोई बात ही नहीं कर रहा हमारे जवानों की शहादत की। बहुत बहुत दुख लगता है। चिराग बुझ गए हैं 5 फैमिलीज़ में और ये दूसरा बड़ा वारदात है रजौरी पुंछ के अंदर। देखिए साहब, मैंने वहाँ पे ऑपरेट किया है, कोई तकरीबन मैं 2003 से 2005 तक मैंने वहाँ पे बड़े इंटेंसिव ऑपरेशन जो है मैंने वहाँ पे किए थे। और हमने जो आतंकवाद की कमर वहाँ पे पूर्ण रूप से तोड़ दी थी। खासतौर ऑपरेशन सर्प विनाश हुआ था जनरल लीडर साहब के टाइम, और उसके सीधा बाद मैंने टेक ओवर करके हमने जो वहाँ से हिलकाका एरिया से भागे थे, मार मार के उनको 108 मार के हमने वहाँ पे बिल्कुल खात्मा कर दिया था। कोई 2 दशक 20 साल ये इलाका डोरमेंट रहा है। इससे स्वाभाविक है कि वहाँ से कुछ ट्रूप्स हटा लिए गए हैं, थिन आउट कर दिए गए हैं और कुछ निश्चिंतता आ जाती है कि साहब अब तो ये इलाका शांत हो गया है, इसलिए वो अलर्टनेस का दर्जा नहीं रहता। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपने K2 प्लान के तहत पुरजोर कोशिश कर रहा है आतंकवाद को पीर पंजाल के दक्षिण में फिर जीवित करने की, जगाने की, रजौरी पुंछ के डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ से हमने बिल्कुल सफाया कर दिया था इसका, सफाया, ठीक है साहब। और वो पंजाब में फिर कोशिश कर रहा है, दुस्साहस कर रहा है। ये एक यतीम देश
जिसकी इकोनॉमी डूबने की कगार पे है, जहाँ गृह युद्ध की हालत हो गई है, जहाँ जहाँ जो है सत्यानाश की कगार पे ये मुल्क खड़ा है। और देखिए इनकी हिमाकत, ये जुर्रत, जबकि ये जल रहा है, जलन ईर्ष्या से मरे जा रहे हैं कि भारत का इतना नाम शोहरत ऊपर जा रही है। G20 की अध्यक्षता हमारे पास है और SCO की अध्यक्षता हमारे पास है, और इसके मारे ये जल भुन के ये मरे जा रहे हैं। अपना देश डूब रहा है, इसकी फिक्र नहीं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये इनका फलसफा है। और इसके चलते ये दूसरा इंसिडेंट है जो इसने तकरीबन हफ्तों के अंदर किया। बिल्कुल सर, जो पहला इंसिडेंट हुआ था जब एम्बुश लगाकर हमारे जवानों की शहादत उन्होंने कर दी थी, और अभी ये दूसरा इंसिडेंट हुआ है। जनता में हर बार एक गुस्सा होता है, एक बदला लेने का भाव होता है। जैसे हमने एयर स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, अब 2 इंसिडेंट एक साथ हो गए हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा जवानों की शहादत हो गई। देश कब बदला लेगा इसका? नहीं, देश को अब बदला लेना चाहिए, काफ़ी देर हो चुकी है। पता नहीं हम लोग जो है निश्चिंत हो जाते हैं। हमने ठोका उनको उड़ी में, सर्जिकल स्ट्राइक करी, वो काफ़ी नहीं रही, कुछ महीने ही काम करी। उसके बाद उन्होंने दुस्साहस फिर किया पुलवामा में, हमने ठोका अच्छी जोर से बालाकोट में, और वहाँ जो चोट पड़ी उससे 2-3 साल पाकिस्तान चुप रहा। इनफैक्ट चीन को कूदना पड़ा बीच में पाकिस्तान का मोराल अप करने के लिए। लद्दाख में उसने हम पे दबाव डालने की कोशिश करी, उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। तो साहब बात ऐसी है कि ये जो मुल्क है ये दुस्साहस कर रहा है, और अब समय आ गया है कि हम ये कार्रवाई करें। नंबर 1, सीज फायर जो पाकिस्तान के साथ है तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए। नंबर 2, हमको जैसे हम पहले हिट बैक कर रहे थे लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, इंटरनेशनल बॉर्डर के पार, हमको पाकिस्तान को पलटवार करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर घुस के, घर में घुस के चोट पहुंचानी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के लिए ऐसी हरकतों के लिए कीमत और दर्जे हरारत बढ़ाई जाए। और पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि अगर उसकी ऐसी नाजुक इकोनॉमिक हालात में युद्ध हो गया तो पाकिस्तान एज अ मुल्क हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा, डूब जाएगा। फिर भी अगर उनमें कोई डेथ विश है, वो मरना चाहते हैं, तो ये उनकी मर्जी है। लेकिन अब हम हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते कि हम तो साहब अब गांधीवाद के दौर में, कि हम दुनिया भर में शांति फैला रहे हैं और ये सब हो रहा है। तो हमारे लड़के तो चिर शांति को हो गए ना साहब, 5 और 5 10 हो गए। अब हम कब तक इंतज़ार करेंगे? क्योंकि जो हमने इतना अच्छा काम शुरू किया था, ठोकना पीटना मारना शुरू किया था, और लातों के भूत बातों से मानते थोड़ी ना। अब हमको वापस अपनी उसी चीज़ पे आना पड़ेगा। वो जो दवाई वही एक काम करती है, गांधीगिरी काम नहीं करती। गांधीगिरी का हमेशा उल्टा परिणाम हुआ है। जब भी हम गांधीगिरी पे आ जाते हैं, दूसरी गाल आगे करो, अरे छोड़ दो, ये करो वो करो, ये तो हमारी कमजोरी है कि हमको दया आ जाती है अपने दुश्मनों के ऊपर, और वो नहीं करते। वो तो जब उनको मौका मिलता है वार करते हैं, चोट पहुंचाते हैं। अब रहा सवाल कि हमने भुट्टो को क्यों बुलाया। अरे साहब हमने नहीं बुलाया, ये जो है ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस है, ये SCO एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है, G20 एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है, और क्योंकि उसकी कॉन्फ्रेंस हम होस्ट कर रहे हैं, इसके लिए हमको ये बुलाना पड़ा। और लेकिन पाकिस्तान की अभद्रता का व्यवहार देखकर मेरा ख्याल अब हमको उनको साफ 2 टूक शब्दों में कहना पड़ेगा कि साहब अगर आप इस तरह का अनसिविलाइज्ड बिहेवियर करेंगे तो हम आपको सिविलाइज्ड जो है जलसों में बुला नहीं सकते। सर, बिलावल भुट्टो ने गोवा से जाते ही फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया उनके देश की तरह ही। इस बार अब उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि बीजेपी RSS जो सत्ताधारी पार्टी है, RSS जो उनकी पॉलिटिकल विंग है, वो मुसलमानों को टेररिस्ट बताती है हमेशा। ये स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो की तरफ से आया है। नहीं, किसने भारत के मुसलमानों का ठेका बिलावल भुट्टो को दिया, मैं जानना चाहता हूँ। और क्या इसको पता है कि इसके अपने प्रांत सिंध में क्या हो रहा है, वहाँ के लोगों के साथ पाकिस्तान की फ़ौज क्या कर रही है? पाकिस्तान की फ़ौज ने इसके दादा को मारा, इसकी माँ को मारा, अब ये उनके तलवे चाट रहा है और उनके इशारों पर आके ये बकवास बाजी के स्टेटमेंट्स कर रहा है। इसने दुस्साहस किया, हिमाकत करी कि हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ इसने जो अपशब्द इस्तेमाल किए वो अभद्र है।
वो डिप्लोमेटिक हो ही नहीं सकते किसी सिरे से। और किसने इसको चुनकर फॉरेन मिनिस्टर बनाया है, जो कि बहुत तहजीब से बात करते हैं, इसको ना बोलने की तमीज़, ना तहजीब, ना कोई इसको डिप्लोमेटिक नाइसिटीज़ हैं। ये बड़बोलेपन पे आ गया है, बकवास कर रहा है बगैर सोचे समझे। और जब ये भारत में आया तो इसके पांव कांप रहे थे और इसको अच्छा राइट रॉयल स्नब दिया हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने। लेकिन लगता है ऐसे ढीठ लोगों के लिए काफ़ी नहीं। तो मेरे को अब मेरे ख्याल लगता है कि हमें पाकिस्तान को बोल देना चाहिए कि अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने लोगों को, तो आप कोई शालीन व्यक्ति किसी को भेजिए जिसको डिप्लोमेटिक बिहेवियर आता है, जो कि गरिमा के साथ बिहेव कर सकता है। ठीक है, ये अपना देश तो संभाल नहीं रहा, आप भारत को संभालोगे? तुम्हारे अपने देश में क्या हो रहा है? तुम्हारी इकोनॉमी तबाही की कागार पे है। लोग त्राही माम कर रहे हैं, खाना नहीं खरीद पा रहे, आटा चावल दाल नहीं खरीद पा रहे, और ये आके हमको सिखा रहे हैं कि अपना देश कैसे चलाएं। अरे तुम अपने गिरबान में झांको, तुम्हारे बलूचियों का क्या हो रहा है, सिंधियों का क्या हो रहा है, तुम्हारे जो पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान के जो बाल्टी शिया चिलासी है उनके साथ क्या कहर ढा रहे हो, अपने शियाओं के साथ क्या कर रहे हैं आप, अहमदियों के साथ क्या कर रहे हैं, अपनी माइनॉरिटीज़ का क्या हाल कर रखा है। अरे परोपदेश कुशल बहुत तेरे, हमको बाद में सिखाना, अपने तो गिरबान में तो झांक लो, अपने मुल्क को बचा तो लो। लेकिन इनको तो लगता है एक मरने का इनके ऊपर भूत सवार है कि हम मरना चाहते हैं। तो फिर वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, आप बैल मुझे मार की ये बात कर रहे हैं। तो फिर अभी तक तो हमने 2-3 साल तो हाथ रोक के रखा है। मैं संयम की मैं दाद देता हूँ, लेकिन साहब ये संयम तो हमको हमेशा कुर्बानियाँ देनी पड़ती है ना। ये तो जाने जा रही हैं कई परिवारों की, सैन्य परिवारों की। अब ये तो हो नहीं सकता कि देश को फिक्र नहीं है, कि हमको कोई फुर्सत नहीं है, इलेक्शन है, तुम क्यों मर रहे हो? भले कमाल है साहब, आपके लिए मर रहे हैं। और अब तो टाइम आ गया है कि इसको धूल चटाने का। अगर नहीं समझ आता तो धूल चटानी पड़ेगी। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हम पीओके ले लेंगे, दूसरी तरफ ये हिमाकत दिखा रहा है हमारी तरफ हमले करके। और हमने इसको अच्छी तरह से इसकी छठी का दूध पिलाया था जब हमने बालाकोट स्ट्राइक करी थी। अब बंद क्यों कर दी? क्यों इसको दोबारा तूल दी गई है? क्यों इसको दोबारा सर पे चढ़ने का मौका दिया गया है? इनको सर से उतारना पड़ेगा। ये वाहियात मुल्क है। और जो हमने बिल्कुल सही कर रहे थे इनके साथ, मुझे समझ नहीं आता जब हम एक सही पाथ बड़ी देर के बाद हम अख्तियार करते हैं, हम फिर उसको छोड़ क्यों देते हैं? हम उदारवाद में, अहिंसावाद में, गांधीवाद में क्यों बार बार हम जो है स्लिप कर जाते हैं? क्या कोई इंटरनेशनल प्रेशर हो सकता है इसके पीछे कि हमें G20 की अध्यक्षता मिली, SCO हम होस्ट कर रहे हैं, तो एक नरम रुख अपना रहे हों? क्योंकि इतनी जब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है तो देश को कहीं ना कहीं नरम होना पड़ता है। नहीं, अब वो तो सही बात है ना साहब। सवाल ये है कहाँ तक नरम होना पड़ता है, कितनी लाशें आप देने को तैयार हैं नरम होने के लिए? ठीक है ना साहब, क्योंकि एट अ पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट आवर कैलकुलस ऑफ लॉस एंड गेन। सब चाहते हैं कि हमारे देश की छवि बढ़े और हम पूरी दुनिया में शांति के मसीहा फिर से बन जाएं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे अपने लोग मरना शुरू हो जाएं और हम ऐसे मसीहा बन जाएं कि हमको उनकी अब याद ना आए, उनका दर्द ना हम भूल जाएं अपने लोगों का। कोई देश को ये सहने की ज़रूरत नहीं। अध्यक्षता है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसे लोग जो बारंबार वार करते रहें, जो खुद डूब रहे हैं, अपने देश को संभालने के बजाय हमारे सर पे चढ़ने की कोशिश करें, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो फिर उनको सर से उतारना पड़ेगा। G20 और नो G20 और क्या कहते हैं SCO और नो SCO। अगर आप इस तरह से आतंकवाद करते जाएंगे तो फिर बातें काफ़ी नहीं होंगी। हम अपना समय चुन सकते हैं, अपना समय चुन सकते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि हमारी सरकार चुनेगी, इनका थूका चाटेगी नहीं, क्योंकि ये तो हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब ये 2 टके का मुल्क, ना कोई औकात, ना कोई इनकी कोई काबिलियत, और भीख का कटोरा मांग के दुनिया भर में घूम रहे हैं। लेकिन इनकी ISI को पैसा चाहिए कि यहाँ पे साहब टेररिज्म करवाएं, यहाँ के लोगों को कमीने जो गद्दार लोगों को यहाँ पे पनपाएं और पैसा खिलाएं और ड्रग्स फैलाएं।
पंजाब में, जम्मू कश्मीर में और भारत के अंदर, क्योंकि भारत बहुत समृद्ध है, भारत सुखी है, भारत दुनिया में आगे बढ़ रहा है, 5वीं इकोनॉमी बन गया है। तो जलकुकड़ी के मारे ये लोग तो जलन के, ईर्ष्या के मारे जल भुन गए हैं और हर चीज़ करेंगे हमको तंग करने के लिए। अब थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त किया जा सकता है कि तुम मर रहे यार, मरे हुए को हम मारना नहीं चाहते, लेकिन जब आप सर पे चढ़ना शुरू हो जाओ तो उतारना भी हमको आता है। एंड आई एम श्योर वी विल, एंड हमको करना पड़ेगा, बिकॉज G20 और नो G20, G20 का मतलब ये नहीं कि हम भारत के लोगों को हम मरने देना दें, कि अब कुछ भी करो हम सब स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि G20 की अध्यक्षता हमारे पास है, इसलिए अब हम गांधीवाद के ऊपर प्रतिबद्ध हैं किसी हद तक। हद के बगैर हमको कि उसके बियॉन्ड पुश करोगे तो तुमको लात पड़ेगी ऐसी कि याद रखेंगी तुम्हारी 7 पुश्तें। सर, आपने कहा कि आपको भरोसा है कि जो मौजूदा सरकार है वो इसका बदला लेगी। वहीं हम देखते हैं हमारे देश में जो विपक्षी पार्टी, एक ट्रेंड चल जाता है हर बदले के बाद सबूत मांगने का। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे गए, बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे गए। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये आरोप लगाया है ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री पर कि एक और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, दूसरी ओर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो इलेक्शन की रैली में बिजी हैं। क्या ऐसे में बदला लेना संभव हो पाएगा? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री को खुद जाके मोर्चा संभालने की ज़रूरत नहीं होती। उनके आर्मी चीफ हैं, एयर चीफ हैं, नेवी चीफ हैं, रक्षा मंत्री हैं। और मैं आपको बता दूं कि आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री राजौरी पुंछ पहुँचे हुए। तो हर चीज़ का अपना दर्जा और लेवल होता है। वो जो भी प्राथमिकता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और लेकिन ऐसे लोग जो कि जब हर बारी हम सर्जिकल स्ट्राइक करें तो हमारे फ़ौज के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, उन लोगों को चुप्पी ही ज़्यादा शोभा देती है। ऐसे मामलों में अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो आप चुप होके देखें, और जब लताड़ पड़े, लात पड़े यहाँ से, तो उसका समर्थन करें। पाकिस्तान की खेमे में मत कूद जाएं उस वक्त। अभी जैसे मौजूदा सरकार से विपक्ष हमेशा सवाल कर रहा है, इस हमले के बाद भी हुआ, जो पिछले हमले में एम्बुश में जवान शहीद हुए उसके बाद भी हुआ। तो जो विपक्ष की भूमिका है, ऐसे में क्या सरकार के साथ होनी चाहिए, या ये नकारात्मक रवैया जो है ये कहीं ना कहीं देश को अंदर से कमज़ोर करता है? नहीं, बिल्कुल कमज़ोर करता है साहब। देखिए, ज़रूर एक ऑपोजिशन का काम है अपोज करना, ठीक है साहब, वो उसका धर्म है, ठीक है, लेकिन उसका भी कोई तौर तरीका होता है। और जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे होते हैं, एक बाईपार्टिजन कंसेंसस होता है हर प्रजातंत्र में, हर परिपक्व प्रजातंत्र में। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पे हम एक सुर में बोलते हैं, चाहे हमारे आपस में कितने भी झगड़े कलह क्यों ना हो। जहाँ चीन का मामला, पाकिस्तान का मामला, आतंकवाद का मामला, देश को एक आवाज़ में बोलना चाहिए।